ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आज रथस्थी का शुभ अवसर है तथा कल भारतीय का प्रजातंत्र का स्थापना का गणतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप सभी मानवों को मेरा सहृदय प्रणाम, शुभकामनाएं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पर है डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। इस गीत में भारत को सोने की चिड़िया कहा है। भगवान सूर्य की इस भारत भूमि पर बहुत आस्था कृपा है, इसलिए इस भूमि के भारत भूमि के सभी लोग भाग्यवान है। मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था। टीवी के ऊपर मुझे एक दृश्य देखने को मिला। रशिया के साइबेरिया प्रांत में वहां के लोग गाना गा रहे थे, झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो वहां पर आशा बताया कि 45 दिन के बाद वहां केवल 15 मिनट के लिए सूर्य भगवान के दर्शन हुए। हमारे पास तो हम इतने भाग्यशाली है कि वर्ष के 300 दिन हमको सूर्य प्रकाश की रोशनी मिलती है, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा मिलती है। इसीलिए यहाँ हर साल में कम से कम 3 फसलें उगाई जाती थी और इसीलिए ये देश सोने की चिड़िया थी। जल, जमीन, जंगल के अत्यधिक उपयोग के कारण बुंदेलखंड के दादा जिला आवश्यक संकट में आ रहा था। वहां पानी की किल्लत से निपटने के लिए पानी दिल्ली तथा चित्रकूट से लाया जाता था। पानी की किल्लत के कारण, आवश्यक के कारण वहां के लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे। गांव सुना सुना होने लगा। इस संकट से उबरने के लिए जगह नाम का एक युवा, जिसका नाम उमाशंकर जी पांडे था, वह सीधे डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलने दिल्ली पहुंचेगा। कुछ करने के लिए से कुछ उपाय सोचने के लिए, जानने के लिए माजी राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेकर उमाशंकर पांडे ने गांव की विकास की दिशा बदल दी। खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़, इस संकल्पना को उन्होंने वास्तव में उतारा। परिणाम स्वरूप जखनी ग्राम जल संतृप्त हो गया। इसके लिए कोई सरकारी मदद नहीं, कोई बैंक खाता नहीं, कोई कर्ज नहीं है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, यह मंत्र तथा सामुदायिक सामूहिक श्रमदान के आधार पर आदरणीय उमाशंकर जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन हो गया। उन्होंने एक कर बताया। समाज को अच्छा नेतृत्व मिलने के बाद और दृष्टि बदलने के बाद क्या हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन काम की दखल ली और इस जखनी ग्राम का जलग्राम सिटी का मॉडल श्री उमाशंकर जी पांडे के नेतृत्व में 1050 गांव में कार्यान्वित किया। इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश का बांदा जिला कभी वहां आवश्यक होता था, आज वो जलसंपन्न हो गया और वहां 50,000 मीट्रिक टन बासमती
चावल का उत्पादन होता है। जिस भाग में, जिस गांव में पानी ट्रेन से लाया जाता था, उसी जगह आज उमाशंकर जी के नेतृत्व में, कर्तव्य से, उनके कार्य से 50,000 टन बासमती चावल भारत देश के अन्य जगहों जा रहा है। इससे किसानों की आय 10-12 हजार रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर प्रति वर्ष होगी। लोग गांव में फिर वापस लौटने लगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके कार्य की सराहना अनेक बार उनके भाषणों में अनेक समय की है तथा भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनका यह कार्य देश के अनेक राज्य में मेरा गांव मेरा देश का उद्देश्य, सपना पूर्ण करने का पथदर्शक होकर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का हेतु सफल होने में अग्रसर हो रहा है। इस महाविकास के लिए आदरणीय श्री उमाशंकर जी पांडे का त्रिवार हार्दिक अभिनंदन, त्रिवार हार्दिक अभिनंदन। इस विषय में श्री उमाशंकर पांडे जी की शुरुआत से उनकी यह प्रवास, यह यात्रा, इसके बारे में सभी लोगों को मार्गदर्शन करें। इसके लिए मैं उमाशंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस विषय में सभी मार्गदर्शन करें। आदरणीय उमाशंकर जी पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माननीय श्री अशोक सर जी, माननीय श्री माधव रेड्डी जी, माननीय श्री तल्ला भास्कर साहब, श्री वासुदेव देश पांडे साहब, माननीय बिलास देश पांडे जी, माननीय महादेव घुमरे जी, माननीय पचोरे नांकर जी और माननीय बासु जी और हमारे मित्र राय साहब भी अभी जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और आपने मेरा गांव मेरा देश का जो एक संकल्प लिया है, भारत विकास संगम की जो पूरी टीम है, बसवराव दादाजी को, आदरणीय गोविंद जी को और सभी को मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। और आज एक बड़ा अवसर है, जिस अवसर पर कल हमारा देश गणतंत्र दिवस के आज पूर्व संध्या है। माननीय महामहिम जी का संदेश हम सबको मिला और यह अवसर जब आप गांव की बात करने के लिए मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपके बीच में कुछ बात कहने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। जिनसे हम सब ने सीखा है, वे जब आपको सुनने के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए कुछ करने लगते हैं तो ये उनका बड़प्पन होता है। अशोक सर उन्हीं में से एक है और वे जमीन के लोगों को ढूंढते हैं, जमीन के लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और उनके अभिनव प्रयोग को आगे ले जाते हैं। मेरा विषय, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा विषय पानी है और जल संरक्षण। दुनिया में पानी का संकट है और पानी बना नहीं सकते हैं, केवल बचा सकते हैं। हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, दुनिया में हमारी जनसंख्या 18% है। भूमि हमारे पास लगभग 4% है और पानी हमारे पास मीठा पूरा पानी 3% है और मीठा पानी 1% है। अब आपको यह समझना है कि हमारे पास जो जल स्रोत हैं, नदियां चले जा रहे हैं। बुंदेलखंड में की मैं बात करूं तो यहां पर आपको जैसे पता होगा कि भारत में अब तक 1801 से 2024 तक 52 बार सूखा पड़ चुका है, 52 टाइम्स। तो आपको इस बुंदेलखंड में दिल्ली से मालगाड़ी से पानी लाने की बात होती थी, बांदा से चित्रकूट
प्रतिदिन सवारी गाड़ी में, मालगाड़ी में मानिकपुर पानी जाता था, राजापुर की तरफ पानी जाता था। मुझे इस बात के लिए बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और खुशी भी हो रही है कि राज समाज जब काम में आगे बढ़ता है तो परिवर्तन दिखाई देता है। आज उसी बुंदेलखंड के बांदा जनपद की बात करूं मैं, केवल 20 वर्ष पहले मैं 50 किलो बासमती धान का सीड लेकर के आया था और आज 50 लाख कुंटल बासमती धान केवल बांदा से जाता है, बांदा मंडल से, और 200 से अधिक सरकारी सामान्य धान खरीद के केंद्र बुंदेलखंड में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने खोले हैं। लगभग 250 से अधिक गेहूं खरीद के सरकारी केंद्र खोले गए हैं। पिछले 5 वर्षों में 700 करोड़ का सामान्य धान उत्तर प्रदेश सरकार ने बांदा मंडल से खरीदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी रिपोर्ट में आप उसको देख सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपके साथ साझा करूं, उत्तर प्रदेश सरकार का वही बांदा, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड, पलायन बुंदेलखंड, ये बातें होती थी। मैं ये बात कह सकता हूं कि बुंदेलखंड ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की जो खरीद हुई वो बांदा मंडल से हुई 2023-24 में। और उत्तर प्रदेश में कुल जो सरकारी गल्ले की खरीद हुई गेहूं की 2,04,000 मैट्रिक टन हुई, जिसमें 72,000 मैट्रिक टन हमने बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश सरकार को गेहूं हमारे किसानों ने बेचा। 47,000 मैट्रिक टन हमने बांदा मंडल ने और 37,000 मैट्रिक टन झांसी मंडल ने बेचा। ये एक बात हुई। जो यहाँ का पलायन था वो रुका। जिन खेतों में 1 एकड़ में जहां 20 से 25,000 रुपया का साल में एक बार फसल पैदा होती थी, आज उन्हीं खेतों में 1 से 1.5 लाख रुपए का धान बेच रहे हैं। पलायन रुका है। दूध उत्पादन यहाँ से बाहर दूध जाने लगा है। यहाँ वाटर लेवल 1 मीटर से मुझे लगता है 1.5 मीटर सरकारी रिपोर्ट कहती है कि बढ़ा हुआ है जमीन का। और मालगाड़ी से जहां पानी आता था, मालगाड़ी से बासमती धान दिल्ली और नरेला की मंडियों में जा रहा है। एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटा मंत्र दिया, खेत पर मेड़ बनाओ, मेड़ पर पेड़ लगाओ। सारा राज समाज सरकार खड़ी हुई, सबने अपना फावड़ा चलाया। खेत की मिट्टी नहीं बरसती है, पानी भरे ही ना बरसे, एक साल दूसरे साल बरसता है पर मिट्टी नहीं बरसती है। तो माई मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी बनने में लगभग 500 साल लगते हैं। हमने पानी रोका और मिट्टी रोकी। और एक छोटी सी मेड़, जो मेड़ का मेरा जो छोटा सा मंत्र है कि आप खेत पर मेड़ बनाइए। और मेड़ हम अकेले नदी नहीं बना सकते, अकेले तालाब नहीं बना सकते, अकेले कुआं नहीं बना सकते, लेकिन अपना खेत की तरफ बाउंड्री बना सकते। अपना फावड़ा लें, डलिया लें, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। अपना फावड़ा लेकर के रोज अगर 100 डलिया मिट्टी अगर अपनी खेत पर रखते हैं तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आपका 1 हेक्टेयर खेत पूरा हो जा सकता है। किसी मजदूर की जरूरत नहीं है हमको, और ना ही किसी नवीन ज्ञान की जरूरत है। एक तो यह है। दूसरा, उन मेड़ों के ऊपर आप नींबू लगा सकते हैं, सहजन लगा सकते हैं, करौंदा लगा सकते हैं, अतिरिक्त आमदनी ले सकते हो। नहीं है तो अरहर की, तरोई की दाल मेरे यहाँ बड़े पैमाने पर होती है मेड़ के ऊपर, और पशुओं को चारा मिलता है, अतिरिक्त आमदनी मिलती है। औषधीय पेड़ भी लगा सकते हैं आप। एक ये बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट, और सरकार ने जिसको माना कि मेरे एक मॉडल पर जलग्राम जो मैंने बनाया था, पहला गांव जखनी को, फिर उसके मॉडल पर 1050 जलग्राम बनाए गए। एक अटल भूजल योजना बनाई गई 6,000 करोड़ रुपए की। मेरे गांव के 10 किसानों को विज्ञान भवन बुलाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया, और वो 10,000 ग्राम पंचायतों में लागू हुई, 10 राज्यों के। एक ये हुआ। नीति आयोग ने देश में सबसे अच्छा एक्सीलेंट मॉडल माना। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। ये सब काम अच्छा हुआ, और इसके परिणाम बुंदेलखंड में ये आए कि पिछले मुझे लगता है 5 वर्षों से, आपको याद होगा 2012 के पहले प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लोग बुंदेलखंड में आत्महत्या करते थे, किसान लोग। पिछले आप देखें 8 सालों में एक भी कोई आत्महत्या का केस
सामने नहीं आया है। तो लोगों ने, पढ़े लिखे नौजवान, बीटेक, एमटेक लड़के, बीएससी, एमएससी, बीएड, वो खेती करने के लिए जाने लगे हैं। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बुंदेलखंड के जालौन में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर केवल मटर पैदा होता है। दिल्ली में सबसे अच्छा जालौन का मटर माना जाता है, मेरे बुंदेलखंड का मटर है। 2 लाख हेक्टेयर भूमि में ललितपुर में केवल उर्द की, काले उर्द की दाल की खेती होती है, पूरे भारत में सर्वाधिक। अब आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड में, वो बुंदेलखंड आज कहां जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में 100 बार में 4 बार केवल बांदा के विभिन्न प्रकार के सरकारी गैर सरकारी कार्यों का उल्लेख किया है। ये उनका बड़प्पन है। और मेरा अपना मानना है कि जल क्रांति जन क्रांति बने, जल आंदोलन जन आंदोलन बने। हम सरकार, पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। अशोक दादा ये बात कहते रहते हैं, टकसाले साहब से बात होती है, बिलास देव पांडे साहब से बात होती है, बसवराव दादा से बात होती है, माधव रेड्डी जी से बात होती है, सब बड़े बड़े साथियों से बात होती है, बड़े बड़े मंचों पर, समाज में। देखिए, परिवर्तन बाहर का कोई व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। परिवर्तन तो वहां जहां के लोग हैं वही कर सकते हैं। और सरकार के भरोसे परिवर्तन संभव नहीं है। सरकार मदद कर सकती है, सरकार खड़ी हो सकती है। जब मैंने 2013 में पहले तालाब का, खेत तालाब का पूजन कराया महोबा के काकुन गांव में, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर अनुज कुमार झा साहब ने, और वो किया, सरकार को ठीक लगा। और आज बुंदेलखंड में मुझे लगता है 18,000 तालाब सरकार ने उसको खुदवा दिए हैं। किसान के खेत पर तालाब है, किसान ने अपनी जमीन दे दी, किसान ने अपना क्या कहते हैं सहयोग कर दिया, और सरकार ने उसको मदद कर दी। आज 2 फसल अपना पैदा कर रहे हैं, और बढ़िया खूब धान पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, पशुओं को चारा मिलता है। एक अच्छा काम खड़ा हुआ, एक बात। दूसरी बात, बुंदेलखंड की बात करूं मैं, सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। ये यहाँ की बुंदेल, चंदेल, मराठा, सभी ने यहाँ पानी के लिए बहुत अद्भुत काम किया है। और मेरा अपना मानना यह भी है, मैं ये भी मानता हूं कि बुंदेलखंड में पानी का संकट नहीं था। पानी का संकट, यहाँ 35 नदियां हैं, केन है, बेतवा है, दसान है, बागे है, यमुना है, चंबल है, नर्मदा है। लेकिन यहाँ ऊंचाई पर होने के कारण पानी बहकर निकल जाता था। हमने मन में रखा है कि जो दौड़ता हुआ पानी उसको रेंगा सिखाया जाए, जो रेंगता हुआ पानी उसको माँ के गर्भगृह में चलाया जाए। यहाँ पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि यहाँ के कलेक्टर हीरालाल जी हैं, उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया। माननीय अनुराग पटेल कलेक्टर थे, उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया। दुर्गा शक्ति नांगपाल यहाँ की कलेक्टर थी, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको सम्मानित किया। बड़े अच्छे कामों पर बुंदेलखंड के चित्रकूट के जिलाधिकारी को सम्मान मिला पानी के लिए। ललितपुर, अपने क्या कहते हैं, हमीरपुर, जालौन, मतलब सभी लगभग बुंदेलखंड में पानी का एक उदाहरण पूरे देश में, बांदा में दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता कि मेरा इसका श्रेय है, मेरा बिल्कुल नहीं है। सब किसान मेरे साथ जुड़े, आप जैसे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिला, तो वो सब काम हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, कि पूरे भारत में, अब मेरी जो मन में धारणा और भावना है, हमारे यहाँ 12 लाख कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय, 45,000 हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हैं देश भर में, 1145 हमारे यहाँ IIT, IIM विश्वविद्यालय है। कृषि के स्टेट, सेंट्रल, डीम मिला लिया जाए तो 80 विश्वविद्यालय लगभग है। लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। 28 करोड़ बच्चे KG से PG तक पढ़ते हैं। मैंने एक मन में आया मेरे कि पानी की पाठशालाएं चलानी चाहिए। तो लगभग मैंने 5 से 7 हजार पानी की पाठशालाएं इधर 3 वर्षों में शुरू करी हैं। और स्कूल में एक साथ जालौन में 1850 पानी की पाठशालाएं कलेक्टर राजेश पांडे जी ने वहां शुरू करी। और वहां भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी अर्चना वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सचिव जल श्री राजशेखर जी, और कमिश्नर झांसी मंडल, वो अलग मंडल है बांदा से, तो वहाँ के कमिश्नर साहब उस कार्यक्रम में रहे। और अभी मुजफ्फरनगर के कलेक्टर साहब ने वहाँ एक करा, और वहाँ के कमिश्नर रूपेश कुमार साहब भी आए, और लगभग 2000 बच्चों ने उस पानी की पाठशाला में भाग लिया। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ वाटर की लाइब्रेरी नहीं है, पानी का पढ़ने का कोई साहित्य नहीं है, हमारे यहाँ वाटर म्यूजियम नहीं है। तो हमारा वाटर म्यूजियम कैसे, हमारी जो ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज थी
कैसे हमारे परंपरागत पुरखे पानी को बचाते थे, तमाम वो सारी चीजों के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब सक्षम है इस दिशा में भी एक कोशिश हो, पहल हो। पानी से संबंधित पानी बनाने की केवल 5 किताबें हैं और पानी बेचने की लगभग 8 लाख किताबें हैं। तो जो पहली किताब है मेघमाला, आपने पढ़ी होगी, वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी में रखी हुई है। उसको पढ़ना चाहिए युवा पीढ़ी को, जो पानी पर, पेड़ पर, प्रकृति पर काम करते हैं, मिट्टी पर काम करते हैं। मेघदूत है, वो भी पढ़नी चाहिए। बादलों से कैसे बातें होती हैं, बादल कैसे आते हैं। और इसके बाद आप महाराज भोज ने एक जल मंगल नाम का ग्रंथ लिखवाया था, जब भोज तालाब बनाया था, 1200 पृष्ठ का है और वो करीब 1100 साल पहले लिखा गया था। और एक नर्मदा अष्टक है और 12 मिहिर के 151 पानी के श्लोक हैं, जिनमें ये पता लगाया जा सकता है कि 2000 गज के नीचे पानी कहाँ पाया जाता है। और ये जो डैम, तो ये तो डैम क्या करेगा, पानी बेचेगा। तो ये जो ट्यूबवेल क्या करेगा, पानी बेचेगा। हैंडपंप क्या करेगा, पानी बेचेगा। जल नल क्या करेगा, पानी बेचेगा। तो जो ड्रिप इरिगेशन की बात करो तो भी पानी होगा तभी चलेंगे। तो जो नवीन उपकरण है तब चलेंगे जब पानी होगा। हमारे यहाँ तो संगीत में भी पानी बरसाते थे, मतलब आप समझते थे मेघ मल्हार, दीपक राग, वो जो टेक्निक थी हमारे भारत में, आपको पता है, आप जानते हैं, सब बड़े हमसे बुद्धिमान यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं कि हम दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता, बादल वापस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भारत के पुरखे बादल को बुलाते थे, बादल को बरसाते थे संगीत के माध्यम से, मेघ मल्हार, तानसेन। तो आप समझिए अमेरिका का सबसे जो पुराना बड़ा बांध है, वो बांध 250 से साल पुराना है। मेरे यह भारत में आप देखेंगे तो मेरे पुरखों ने पहाड़ के ऊपर जो तालाब बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर कुएं बनाए हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, जलदुर्ग बना हुआ है, शिवाजी ने बनाया था। मैं संभाजी नगर गया था अभी, आप वहां संभाजी नगर में तो 52 गेट है, पंचक्की लगी हुई है, पानी का बड़ा प्रबंधन हुआ है। मेरे कालिंजर में आप समझिए, एक में और थोड़ा सा बात रखने की कोशिश करता हूं कि हमारे यहाँ 5 जल योद्धा पैदा हुए हैं। पहले जल योद्धा वो इंजीनियर थे बेसिकली पानी के, महाराज भागीरथ को मैं इंजीनियर मानता हूं नदी बनाने का। तो 2525 किलोमीटर जो गंगा नदी को लेकर के गए, वो महाराज भागीरथ नदी के इंजीनियर थे। और उन्होंने अपने तपबल से 60,000 अपने सहयोगियों के साथ माँ गंगा का उतरण करा के भारत की भाग्य रेखा, और गंगा है तो भारत है, गंगा है तो संत है, गंगा है तो तपस्या है, एक बड़ा काम उनके द्वारा पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ हुए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया, जो अपने तपोबल से आर्टिजन रिवर, वो जमीन से कैसे पानी ला सकती हैं, उसकी विशेषज्ञ थी। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज, जिन्होंने भारत में सबसे बड़ा तालाब, 150 गज का गहरा तालाब, 52 बावड़ियों को जोड़कर 65,000 हेक्टेयर में तालाब बनाया। वो तालाब के इंजीनियर थे। फिर महारानी दुर्गावती ने गोडवाना क्षेत्र में बगैर कंक्रीट के तालाब बनाए, ट्रेडिशनल तालाब बनाए, वो तालाबों की इंजीनियर थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए, वो नदी पर ही अपना महल बना करके माँ दुर्गा के, माँ नर्मदा में रहती थी। और 2 नदियां हमारे यहाँ, एक मोक्ष प्रदान करती हैं, एक बैकुंठ ले जाती हैं। तो जो मोक्ष प्रदान करती हैं वो गंगा मैया है, लेकिन जो बैकुंठ ले जाती है वो फल्गु नदी है। तो फल्गु गया जी में है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि एक कार्यक्रम कोई गया जी में हो, सभी के पुरखे वहीं से बैकुंठ जाते हैं और वो नदी में पानी खत्म हो गया है। रबर डैम उसके ऊपर बना हुआ है 20 किलोमीटर की दूरी पर। हम सब एक कोशिश करें, सामूहिक प्रयास करें कि वो नदी भी जिंदा हो, जहां से भारत के सनातन के 80 करोड़ पुरखे बैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं। और 80 करोड़ बौद्धों के जो गुरु हैं, गौतम बुद्ध को भी वही ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक बात। दूसरा, मैं जो निवेदन कर रहा था, पानी के बाजार की बात कर रहा था। आज जो सबसे बड़ा बाजार पूरी दुनिया में है, बढ़ रहा है, वो पानी का बाजार बढ़ रहा है। 5 रुपए की बोतल है, 10 रुपए की बोतल है, 20 रुपए की पर लीटर बोतल है, 100 रुपए की लीटर बोतल है, 500 रुपए लीटर की बोतल है, 2,500 लीटर की बोतल है, और 5,000 लीटर तक की बोतल का पानी एक उद्योगपति के यहाँ मैंने पिया था।
लेकिन मैंने उनसे पूछा ये तो बड़ा महंगा, उन्होंने कहा बड़े लोग और बड़ा महंगा पानी पीते हैं, क्रिकेटर हैं, स्टार हैं। तो आप समझिए पर मिनट 20,000 बोतल तैयार होता है। और इनके नाम बहुत अजीब टाइप के नाम है, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, विटामिन वाटर, एल्कलाइन वाटर। ये जो नाम है इसकी ब्रांडिंग करके पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर पानी का व्यापार हो रहा है। ये नीला सोना, सबसे मीठा पानी भारत में पाया जाता है। इस पर भी हमको चिंतन करना होगा कि 140 करोड़ व्यक्ति कहां से पानी पाएगा। किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे पैदा करेगा। एक बड़ी बात इस पर भी हमको सोचनी चाहिए। एक पानी का बाजार हो रहा है। दूसरा, वाटर म्यूजियम हमारे पास नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि रहट कैसे तलते थे, तरसा कैसे चलते थे, कठौते में पानी कैसे होता था, पीतल में पानी कैसे रखा जाता था, तांबे में पानी कैसे रखा जाता था। एक बात। दूसरी, एक नींबू जब बनता है तो 100 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं में बनता है तो उसमें 1200 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल बनता है तो उसमें 2200 लीटर पानी लगता है। 1 किलो पनीर बनता है तो उसमें 5500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो घी बनता है तो उसमें 7500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मछली बनती है तो 25,000 लीटर पानी लगता है। आपने अगर अपने थाली में 20 ग्राम जूठा भोजन छोड़ दिया तो 45 लीटर पानी छोड़ दिया है। हमको ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संकट आएगा, संकट के समाधान, संकट आने के पहले हमको उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक बात, दुनिया का पहला शहर है केप टाउन, जहां से पानी खत्म हो गया है। 10 लीटर पानी मिलता है, 5-10 दिन में लोग नहाते हैं। एक परिवार को 10 लीटर पानी, एक आदमी को अपने जीवन में 1 लाख लीटर पीने के लिए पानी चाहिए, अर्थात 3 लीटर पानी रोज चाहिए अगर वह 90 साल जीता है तो। लेकिन वो बर्बाद कितना करता है? लगभग 200 लीटर, नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में। इस पानी की रिसाइकलिंग कैसे हो? सब्जी धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, गाड़ी धोने का पानी, इस पानी को रिसाइकलिंग करके हम पेड़ में कैसे डाल सकते हैं। और वर्षा की बूंदें जहां गिरे, कैच द रेन। आप वर्षा की बूंद जहां गिरती है अगर वहां नहीं रोकी गई और आगे कहीं रोकी गई तो उसके रोकने का प्रयास अनाथकारी हो जाता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, और जंगल का पानी जंगल में, और नदी का पानी नदी में, गांव का पानी तालाब में। अगर हमने इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए तो हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। पानी बचाना सरकार का काम कभी नहीं रहा है, पानी बचाना समाज का काम रहा है। जब हम आजाद हुए थे तो 25 लाख तालाब हमारे पास थे। हमारे यहाँ 10,550 नदियां थी। 2 करोड़ हमारे यहाँ कुएं थे, 6,50,000 गांव में। आज की परिस्थिति में 500 नदियां हैं जिनमें पानी है, 3 लाख तालाब है, बाकी 22 लाख तालाब कहां गए कोई पता नहीं। जब हम आजाद हुए थे तो एक आदमी के हिस्से में अगर मैं अनुमान बात करूं तो 5500 लीटर पानी, शुद्ध पानी उसके हिस्से में था। मैं क्यूबिक मीटर में बात नहीं कर रहा, घन मीटर में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज की परिस्थिति में एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पानी है? 1500 लीटर पानी है। और हम अगर 1000 लीटर पानी में पहुंच जाते हैं तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। हमें यह सोचना है कि हम पानी को कैसे बचाएं। जो हमारे विद्वान थे, जो परंपरागत पानी के वैज्ञानिक थे, एक हमारे यहाँ बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम घाघ था। हमारे यहाँ घाघ भड्डरी की एक कहावत हुआ करती थी। वो कहते थे कि वो पानी के बारे में वो मानसून देख करके बता देते थे कि कैसे पानी आता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हम सब मिल करके इस दिशा में प्रयास करें। 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं और उनको 1 मिनट में कितना पानी चाहिए बच्चे को, एक आदमी को पीने के लिए? 20 बच्चे पैदा होते हैं भारत में 1 मिनट में, तो 20 बच्चों के लिए 2000 लीटर पानी चाहिए पर मिनट ताजा। एक दिन में कितना? 28,80,000 लीटर पानी चाहिए 1 मिनट। और 1 वर्ष में कितना? 1.5 अरब लीटर ताजा पानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी घट रहा है। दूसरी तरफ 1 मिनट में
5 व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाते हैं। सनातन के अनुसार जिस 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 धर्म में मैंने जन्म लिया है, मैं उसकी बात करूंगा, सनातन की बात करूंगा। 5 व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाते हैं 1 मिनट में, उनको 5 कुंटल लकड़ी एक आदमी के लिए चाहिए। तो 1 मिनट में कितनी लकड़ी चाहिए जलने के लिए? 25 कुंटल लकड़ी चाहिए। 1 घंटे में कितनी चाहिए? 300 कुंटल लकड़ी चाहिए। 1 दिन में कितनी चाहिए? 3600 कुंटल लकड़ी चाहिए। और 1 वर्ष में कितनी चाहिए? 1.5 करोड़ कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। एक राज्य के पास ऐसी लकड़ी नहीं है। आप, बड़ी भयानक स्थिति है। पहला युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, वो भोजन के लिए हुआ था। दूसरा हुआ था, पेट्रोल के लिए हुआ था। तीसरा होगा, पानी के लिए हुआ। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था ये, और मैं ये मानता हूं कि हम सब मिल करके इस दिशा में, युद्ध कहीं ना हो, दुनिया में युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में ना हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी। जब हम माँ के गर्भ में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और जब राख बनेगी वो कहाँ डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भले ही भोजन ना हो 5 दिन का, लेकिन उसके जल 50 साल पुराना होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ गए होंगे और जल लाए होंगे। ये जो बिजली बनी, ये पानी से बनी। जिस भवन में बैठा हूं, ईंटा सीमेंट गारा सब लगा है, अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। ये घड़ी का टाइम आया, पानी से आया। किलोमीटर आया, पानी से आया। किलोलीटर आया, पानी से आया। कंप्यूटर मेमोरी आई, पानी से आई। दिमाग का पानी खत्म, पागल। आंख का पानी खत्म, अंधे। और शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी ही केमिकल के साथ चढ़ाया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको मिल करके इस दिशा में एक बड़ी कोशिश करनी होगी, और भारत विकास संगम इस दिशा में बड़ी कोशिश कर रहा है, और हमें सबको इस दिशा में करनी भी चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ लोग पूछेंगे, उसका मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। विषय बहुत अच्छा है। गांव तभी बढ़ेंगे जब पानी होगा। एक जो बल्ब जलता है, 1 यूनिट बिजली में कितना, 1 यूनिट बिजली बनने में 3.5 लीटर पानी लगता है। मेरे पास झांसी के पास परीक्षा है, परीक्षा पावर हाउस है, वहां से कोयले से बिजली बनती थी। मैं जाता था, देखता था। अब आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल की जो चिप बनती है, वो 1 BCM पानी लगता है। अब मोबाइल में लोगों को नहीं पता है कि मोबाइल में कितना पानी लगता है। हम ये मान सकते हैं कि मैंने अभी तक जो मेरे प्रयासों से पेड़ लगे, किसानों ने खेत पर मेड़ पर पेड़ में 12 लाख किसानों का मेरे पास पार्लियामेंट से सूचना आई है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरा काम है, सबका काम है। हम सबको मिलकर के काम करना है। और मैं छोटी सी बात कह के फिर विराम दूंगा और सुनूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी कोई NGO नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, 4 आने पैसे का अनुदान नहीं, और मेरे पास न बिजली, अभी तक मेरे पास घर में, गांव में न बिजली थी, न पंखा है, न टीवी था, न कूलर है, कुछ भी। अभी कोई चला जाए देख ले। और मैंने कभी 4 आने का अनुदान की कोशिश भी नहीं की, और ना भी मैं अपने 33 साल के सामाजिक जीवन में MP MLA सांसद विधायक नगर पालिका चेयरमैन किसी का घर नहीं गया, जिला पंचायत परिषद। वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग थे, और हमने अपना काम किया, और हमें अपने काम में कुछ थोड़ा सफलता दिखी है। राज समाज सरकार ने इसको स्वीकार किया है। अभी बुंदेलखंड में बहुत काम करना है। तो एक मैंने कहानी पढ़ी थी, भारत रत्न नानाजी देशमुख और विनोबा जी अक्सर कहते थे, मैं विनोबा जी के मैंने दर्शन किए हैं, आचार्य विनोबा भावे के, जयप्रकाश नारायण जी के, मदर टेरेसा जी, दलाई लामा जी, इन सब के दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन मैं प्रभावित रहा हूं नाना जी से और विनोबा भावे से। तो वो कहानी कहते थे कि एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग में डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने उत्तर दिया, हाथी भैया, हर चीज का इतिहास लिखा जाएगा। आज आदरणीय अशोक टाकसाले साहब के साथ में हम मेरा गांव मेरा देश की चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नेट पे पड़ेगा, इतिहास बनेगा, हर चीज का इतिहास बनता है। लेकिन
चिड़िया ने कहा, मेरा नाम इतिहास में भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं नहीं जानता, बुंदेलखंड मेरे पुरखों की जन्मभूमि है। मेरे फोरफादर क्रांतिकारी परिवार से रहे हैं। हम सब देश के लिए, देश रहेगा हम नहीं रहेंगे, देश को रहना भी चाहिए। नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारी इसी भावना के साथ हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। माता का आशीर्वाद, हमारी माँ पिता जिन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए वो नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैंने जल आंदोलन जन आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में, IIT, IIM सब जगह मेरे लगातार लेक्चर हो रहे हैं। अभी मैं 30 तारीख को दिल्ली में लेक्चर दूंगा। मुझे प्रसन्नता और खुशी है कि अभी मुझे पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। मैं जबकि विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा हूँ, डीलिट की उपाधि मुझे उन्होंने दी है। इस जल संरक्षण के, हवा पानी के डॉक्टर के रूप में मुझे मान्यता दी है। और अभी मैं एक सप्ताह पहले माननीय श्री श्री रविशंकर जी के दर्शन करने गया था। बहुत अद्भुत संत हैं, महान संत हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय वाटर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 23 फरवरी को रुड़की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वाटर हो रही है। हम सबको मिलकर के आदरणीय अशोक सर के सानिध्य में मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। वो हमसे बड़े हैं। पद्मश्री मिल जाने का मतलब हम ज्ञानी नहीं हो गए। हमको थोड़ा आप सबने सम्मान दिया है, और हमको वो जब मिली थी, मिलने के बाद वो मेरे सर पे नहीं रखी है, वो मिली और उसके बाद वो रख गई। और मेरा काम अपना पैदल चलना। आज भी मेरे कलेक्टर ने एक उद्घाटन मुझसे कराया। आज विश्व भारत मतदाता दिवस है और 16वां मतदाता था, कमिश्नर थे मेरे अजीत कुमार सिंह साहब थे। मैंने सब लोगों के साथ यही बात कही कि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, पेड़ की चिंता, पानी की चिंता, प्रकृति की चिंता, शिक्षा की चिंता हम सबको मिलके करनी होगी। कौन करेगा? गांव कम हो रहे हैं। हर चुनाव में हमारे यहाँ से 50 ग्राम पंचायतें खत्म हो जाती हैं। हम कैसे, गांव खत्म होकर शहर बन रहे हैं। चलो गांव की ओर एक नारा देना पड़ेगा, लेकिन वहां गांव में पानी चाहिए, हवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इसके लिए भारत विकास संगम के जो हमारे वरिष्ठ हैं, जब जब वो हमको निर्देश देते हैं, हम उनके निर्देश पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जो कुछ भी कोई साथी पूछना चाहे, मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। सभी से एक बात मुझे कहनी रह गई। आदरणीय उमाशंकर जी पांडे आर्य क्रांतिकारी मंगल पंडित जी के परिवार से आते हैं, तो जी आज उनके इस शब्द से मंगल पांडे की परंपरा है, उससे जो एक प्रेरणा मिली है, उसी का सौभाग्य है कि हम आज उमाशंकर पांडे जी को सुन रहे हैं। उमाशंकर जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपका जखनी ग्राम का काम करने का पहला दिन खेत में मेड़ पर पेड़, आप कैसे लोगों से जुड़े और कैसे शुरू करें, इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सबको बता दे ताकि मार्गदर्शन। जी मेरी जो माँ है, वो मेरा गांव 90% लोग मेरे गांव से माइग्रेट हो गए थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि माँ से बड़ा मातृभूमि है और आप इस गांव के लिए काम शुरू करो। हमने अपने गांव के अपने जैसे 10 साथियों को तैयार किया, फावड़ा उठाया और अपने खेतों पर लोगों ने हमें हंसा भी, हमारी मजाक भी उड़ाई, कमी भी निकाली गई, परेशानियां भी हुई, सब तरीके से, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने सबने मिलकर के ठाना था और बांदा गांव से दिल्ली तक की मैंने अपने 15 साथियों के साथ साइकिल में यात्रा की। 1 महीने तक लगातार चल के मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को झंडा दिया था उस समय, तत्कालीन समय पर। तो मन में एक जोश था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से मैं प्रेरित था। नानाजी देशमुख से हमको ऊर्जा मिलती थी। मेरा परिवार, आपने जैसे कहा कि बलिया से माइग्रेट होकर के फतेहपुर आया। मेरे ग्रैंडफादर, पिताजी के बाबा को फांसी हो गई, एक 52 इमली के पेड़ में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो वो परिवार का जो ब्लड में था कि हमको सब कुछ देश के लिए देना है। और हमारा परिवार पूरे देश भर में घूमते घूमते
वो अपना काम कर रहा था। किसी के लिए आजादी नहीं लड़ रहे थे, हम अपने लिए आजादी लड़ रहे थे, अपने देश के लिए। हमारा, उन्होंने कोई पेंशन नहीं ली, कोई सुविधा नहीं सरकार से ली, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया सरकार से। और वो कहते थे कि मैंने सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी देश की आजादी में हमारे फोरफादर बलिदान हुए हैं। हम तो 18 साल का भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, 21 वर्ष के भगत सिंह जब फांसी में चढ़ गए, 27 साल का 24 साल के महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई देश के लिए। तो मेरे परिवार के लोग तो यही बात कहते थे कि जो कुछ भी करना है देश के लिए करना है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर। हाँ, चलिए। Umashankar ji, this was wonderful inspiration for all of us. Really a great inspiration for all of us. So बस जी, बहुत अच्छा। जी जी, मुझे भी अच्छा लगता है। हमारे जब बड़े होते हैं हमसे, आदरणीय अशोक जी हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो बोलने में अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ गलत भी बोलूंगा तो बड़े हैं हमसे, वो संभाल लेंगे। it was fantastic. Just for the benefit of the people who may not understand Hindi that well, you mentioned a maid means the border of the field, right? Yes. Yes. Okay. So I'll just translate few items. I'll read it out for the people who may not have understood Hindi in case there is any. One was related to. बासु जी, आप ट्रांसलेट करके उनको बता दें, आप बता दें, जो मित्र हैं उनको सबको आप एक्सप्लेन कर दें। Definitely. जी। So some of the things that you mentioned was slow down the water in the field. The water in the field should remain in the water. Water in the home should remain in the home. So we should all take that initiative. That is one of the things that I learned out of this talk. Then you mentioned about these 5 engineers, no, Bharat, Ansuya, ji, or Raja Bhoj, or that's amazing, right? One, I have a couple of questions actually. This is related to the disappearing of the lakes. You had mentioned there were about 25 lakh lakes earlier. Now there are 2 lakh or 3 lakh lakes. 25 lakes are missing. We as citizens, what can we do to prevent further disappearing of the lakes? हाँ, मेरा अपना मानना है कि जो हमारे बड़े तालाब थे उनको लेक भी कह सकते हैं। वेटलैंड जो रामसर अभी घोषित किया है भारत सरकार ने, तो उस पर जो 50 हेक्टेयर से अधिक के लेक हैं, उनको मैं तालाब ही मानता हूँ, वो बड़े तालाब हैं। तो इस दिशा में भी जैसे हमारे सागर का था, तो सागर में एक बड़ा तालाब था और वहां एक व्यक्ति नहीं, लाखा बंजारा ने बड़ा काम किया था। लाखा बंजारा ने अपने को बलिदान किया था। सुनैना रानी हिमाचल में, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे यहाँ छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां लड़ी, 52 बावड़ी बनाई है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम वहां के राजाओं ने किया है पानी को लेकर के, अद्भुत काम हुआ है। तो गुजरात में अद्भुत काम हुआ है पानी को लेकर के। लेकिन हमको सबको जब एक बार मिलते हैं, मैंने दादा से, माननीय अशोक सर से कहा भी था, निवेदन किया था कि हम एक ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक पर एक बुक तैयार करें, क्योंकि पानी पर कोई साहित्य नहीं है। कोई ठाकुर का कुआं, आज से आपने देखा होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा था, ठाकुर का कुआं। मोहन राकेश का एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, वो पढ़ने लायक है। बांध विनाशकारी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किताब लिखी थी, बांध विनाशकारी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रदेशों की ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक थी, उस पर एक बुक आए और पीढ़ी उसको देखे। बासु सर, ये मेरा निवेदन था। Done. So I'll repeat it. We need one book, Traditional Water Conservation Techniques. This is the title of the book. So I have noted it down. So we will take it forward. So I have a lot of questions, but let me ask others if they have questions. Then I'll come to my questions. Okay. नमस्कार उमाशंकर जी, धवल की बात कर रहा हूँ। सर कैसे हैं सीए साहब? बढ़िया सर। हमारा एक अभी इधर मुहिम चल रहा है, निर्मल गंगा पदयात्रा कर रहे हैं जी। जो भी इधर बहुत बड़े अभी रिसेंटली 5 महीने में कर्नाटक से जी, करावली कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक के परिसर में जी, जो
ज्वाइनिंग ऑफ रिवरिंग वाटर, इसके खिलाफ जी गंगा अभियान और निर्मल अभियान करके भारत राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के थोड़े मित्र भी वो कर रहे हैं। मगर क्या हो रहा है बोले जी तो सरकार का योजना है कि हम ज्वाइन करेंगे, नदी को ट्विस्ट करेंगे। इसके बारे जी में संत जी परिवार के हमारे एक महासंत है ना सिरसी में, सोंदा मठ के, उन्होंने जी जन जागरण इतना बड़ा मुहिम चलाया कि सभी पॉलिटिकल लीडरों ने आके बोला कि इधर हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इतना मुहिम चल रहा है, मगर जी सरकार अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बोल रहा है कि हम ज्वाइन करेंगे थोड़े नदी का उनका के बारे में। मगर जी ये ज्वाइनिंग ऑफ रिवर, इसके बारे में थोड़ा आप स्पष्ट करें करके मेरा एक राय था। नहीं धवलगी साहब, मैं तो आपके साथ हुबली भी गया था। आपने तो मुझे पानी का वहां बहुत कुछ दिखाया, हुबली में दिखाया। हमने आपका काम के लगे हुए सर, वो म्यूजियम बनाएंगे हम पूरा तैयारी में कर रहे हैं। जी वाटर जी म्यूजियम करेंगे। और मैं भारत सरकार की जो कमेटियों में हूँ, उन कमेटियों में आप मुझे बताएं कि मैं क्या निवेदन कर सकता हूँ। मैं भारत के वाटर सेक्रेटरी साहब से और जो इसके इंचार्ज होंगे और नमामि गंगे के डीजी हैं, उन सब से बात करूंगा, आपके साथ संवाद करूंगा। और हुबली में भी मैं गया था। आप देखते होंगे गुलबर्गा में 8 दिन में पानी आता है। मतलब वहां सबसे अधिक सीमेंट पैदा बनता है भारत का, तरोई की दाल पैदा होती है, लेकिन पानी वहां 8 दिन में आता है। तो ऐसी जगह पर अपन को काम करने की जरूरत है। और आप ही के माध्यम से मुझे जाने का मौका भी मिला था, देखने का मौका मिला था, आप ही ले गए थे धवलगी साहब मुझे। तो हम सब मिलके एक टीम बना के, जहां पानी का अच्छा काम हुआ है और जहां पानी की जरूरत है, इस पर भारत विकास संगम को, मेरा गांव मेरा देश जो प्रयोग करने वाले साथी हैं, उनके साथ संवाद करके नई जनरेशन, नई यूथ टीम को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा मैं बासु सर से भी निवेदन कर रहा हूं। और छोटे छोटे साहित्य, कुएं का साहित्य, उमाशंकर जी, जो वाजपेयी ने एक मुहिम रखा था जब वे प्रधानमंत्री थे, कभी भी नदी जोड़ेंगे करको। इसके बारे में कर्नाटक में बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है लास्ट 6 महीने में। और 2-3 प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए, एक प्रोजेक्ट तो फेल हुआ है, एत्तिन होले करके, वो मैसूर के मंडे के तरफ से। अभी जो हुबली के आसपास है, करावली हमारे नॉर्थ कैनरा के आसपास है, ऐसे 3-4 के नदी के बारे में वो सरकार प्रोजेक्ट पूरा तैयार करके उसका डीपीआर तैयार किया है। लोग पूरा खिलाफ उसके मुहिम चला रहे हैं। हम बात करेंगे जीआईजेड से, जिन्होंने जीआईजेड से बात करूंगा मैं। और जो नदी प्राधिकरण बना हुआ है, उससे भी आप जब दिल्ली आएंगे तो हम उनके साथ अभी तुरंत आपको पूरा का पूरा डाटा मैं कलेक्ट किया हूँ। मेरा एक राय था, एक रिट पिटीशन हम हाईकोर्ट में फाइल करने के लिए मैं वकील को बात किया था इसके बारे में। पहला ये प्रोजेक्ट रोक दिया। तो ऐसा करते हैं, अभी अगला कोई मार्च में, फरवरी के एंड में कोई कार्यक्रम रख लीजिए। आदरणीय अशोक टकसाले साहब हो जाएंगे, बासु साहब हैं, मैं वहां अगर आप कहेंगे तो हम वहां भी आ जाएंगे। दिल्ली आप आएंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, इसका पूरा रिपोर्ट भी देंगे, हुबली में कार्यक्रम करेंगे सर। हाँ, हुबली में काम करने की संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि आपके साथ में 2 दिन उधर मैंने देखा भी है, और मेरे आपने कॉन्फ्रेंस भी कराई थी वाटर को लेकर के। तो एग्री यूनिवर्सिटी है, ये कृष्णा बाग जल निगम का मैं एमडी से बात किया था, तो वो आप बोल रहा था ना, इतना बड़ा रिवर है, इतना बड़ा वो डैम है, मगर क्या होता है ये छोटे छोटे नदी को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ बहुत लोग भड़के हुए हैं। ये नहीं, ये जो प्रकृति जागरण करे आके ना, मैं पूरी तरीके से, आप मुझे कॉन्सेप्ट दीजिए, हम क्या बात कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन वो उसकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मिले जो हम सरकार से बात करते हैं। वो पूरा जो भी मुहिम चला रहे हैं, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्री है, पूरा ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उसके बारे में काम चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं सर। विवेक त्यागी प्रणाम सर। प्रणाम भैया, प्रणाम जी। विवेक जी, मैं कह रहा हूँ 30 तारीख को सर भी दिल्ली में है और आप भी दिल्ली में आ रहे हैं। हाँ, 30 को मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो उस पे चर्चा हो जाएगी। और दूसरा जी, मैं डाटा दे देता हूँ सर आपको पूरा, हो दिल्ली में आने के बाद। जी।
सर आपने जो कहा ना वो निरंजना फल्गु नदी वाला, जी वो आप विवेक त्यागी भी, वो भारत राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के वो प्रयास चल रहा था, आप भी वो थे उधर, इसलिए बोल रहा हूँ। जी हाँ जी। हाँ वो बहुत बड़ा सर, तो कार्यक्रम तो मैंने चल रहा है। संजय मैंने सिंह सज्जन है, संजय सिंह सज्जन है अपने, वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं वहां, लेकिन और हमको सबको उनको ताकत देनी चाहिए विवेक जी। तो एक जी सर, मैं इसी में बात करना चाह रहा था, मेरी उनसे चर्चा हुई थी। जी मैं विमल जी गए थे उनके गाँव, वहाँ घर पे जी 1.5 महीना पहले। हाँ तो हमने एक प्रस्ताव रखा था कि वहीं पे एक भारत विकास संगम की हम जो है एक बैठक उत्तर भारत की करना चाह रहे थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ राष्ट्रीय कर लिया जाए। तो जी उनकी तरफ से गया जी में ही हम जो है चाह रहे थे कि वहीं नदी के किनारे ही एक बैठक, कोई एक दिन की वहां एक चर्चा हाँ हो। तो उस पर उन्होंने अपनी जी सहमति दी, लेकिन हमने उस समय मौसम थोड़ा सर्द था, ट्रेनों की आवाजाही थोड़ा वो थी कि डिले हो रही थी। जी हमने कहा था कि जी मौसम अनुकूल होने पे हम लोग एक बार चर्चा हाँ करके इस कार्यक्रम को हाँ फिर बात करके हाँ सब हाँ लोगों से तब उसको फाइनल हाँ करेंगे। ये हमारा एक विचार। ठीक है। लेकिन वहां सबसे अच्छा जो मौसम रहता है वो मार्च और जी अप्रैल रहता है। तो वहां के मेरे वहां जो सेक्रेटरी थे अपने बौद्ध का एक बड़ा भारी वहां वो है, और वहां विश्वविद्यालय भी है जी अपना नालंदा पास में। तो जी हम जी लोग वहां के वाइस चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं बिहार में। तो वो जी तैयार है कुछ करने के लिए। हम वहां से पूरे दुनिया में बात जा सकती है। एक महाराष्ट्र में जी हुबली से भी बात जा सकती है। अगर अशोक डॉक्टर दादा, महादेव, आदरणीय अशोक टकसाले साहब से बात करें डॉक्टर तो महादेव हम शिवगांवकर। हाँ जी हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। जी देखिए, पानी को जो जहाँ गिरता है वहाँ सोख लेने के महादेव जी वास्ते, नमस्ते। हाँ, जी तो जो भी पहले से जो घास थी हमारी ग्रासलैंड्स, जी पेरिनियल ग्रासलैंड, जी अभी वो तो ना के बराबर रह गई। तो अगर हम जी खाली ग्रासलैंड रिस्टोर करेंगे, वही पेरिनियल ग्रासेस, तो जी ये सब काम एक दो साल में पूरा के पूरा वाटर हम सोख सकते हैं। बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं आप। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि वो जो पुराने ग्रासेस थे, बिल्कुल सही पेरिनियल ग्रासेस, इस महाराष्ट्र में सर। सही माँ बोले तो पौना, एक मार्वेल बोले तो डाइकेंथियम, ऐसे बोटेनिकल नेम्स है, लेकिन अभी ना के बराबर है ये। तो इससे क्या जी हो रहा है, ये ग्रासलैंड डिटोरेट होने से पेड़ भी पनप नहीं रही है वहां। अगर ऐसे ग्रासलैंड रहती है तो पेड़ खुद ब खुद पनपते जाते हैं। कोई भी एक आधा पंछी भी डाल सकता है बीज, वो उग जाता है। लेकिन हमारा सब जी वो डिस्ट्रॉय हो गया। नदी के किनारे के पूरे राइपेरियन हैबिटेट पूरे के जी पूरे खत्म हो गए। इस वास्ते जी नदी भी डेड हो रही, पानी भी जी नहीं सोख रहा। तो इसको जी इसके ऊपर भी बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ वो हाथी ग्रास थी, वो हाथी ग्रास कहते हैं, वो बहुत बढ़िया, और उसमें पानी रहता है, पानी वो पानी को बचाती है और जमीन के अंदर ले जाती है सर। राइट सर, वही बोल रहा हूँ मैं। जी हमारा पूरा डेक्कन प्लेटो वो कवर था, अभी कुछ भी जी नहीं है। जी नहीं, वो सर हमने जो हमारे जो नेचुरल सोर्स है पानी के, पानी का बेटा पेड़ है। तो पेड़ जो हमारे बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकर है, जामुन है, ये पेड़ हम लोग बड़े बड़े पेड़ हमारे थे, उनको तो हमने छोड़ दिया, काट ओके, डाले। अब हम छोटे छोटे लगा रहे हैं पेड़ जिनका कोई मतलब नहीं। राय साहब भी, मुकेश राय जी जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूँ, वो भी कुछ अपना अनुभव बिहार का वहां का बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी वहाँ तालाबों पे आप नमस्कार। काम करते हैं जी। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार में जी गोपालगंज जिला है। जी 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 यह उत्तर बिहार में अगस्त सितंबर महीने का ये फोटो है। जी पानी से त्रस्त बिहार, जी और वही अगस्त सितंबर का ये बिहार है। जी और ये अब मई और जून का बिहार है जी गोपालगंज। इतना पानी का असंतुलन फैला हुआ है उत्तर बिहार जी में जी
तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जहां उत्तर बिहार में 10 नदियां बहती हैं, जी उस बिहार के उस हिस्से में मैं अपने गांव में पानी खरीद के पीता हूं। तो एक जी जी युक्ति जी ऐसी बनाई जाए कि कम से कम जी गांव के लोग तो उन नदियों के जल का इस्तेमाल कर सकें, और ये हम्म बॉटल संस्कृति जो है उससे हम्म हमारे गांव को मुक्ति मिल सके। बहुत बढ़िया। नदियां हमारे हमारे बगल से गुजर रही हैं, उन नदियों के जल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। बशर्ते आपने कहा कि जल का अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे पास जल से संबंधित कोई अध्ययन नहीं है, जल से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, और उन नदियों के जल का हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जी। और हमारी पूरी ग्रामीण व्यवस्था पानी पे आधारित है। कोई जार का पानी पीता है, कोई बोतल का पानी पीता है, कोई आरओ का पानी पीता है। गांव के लोग तक हैंडपंप का पानी नहीं पीते हैं। तो इस पे अध्ययन करके हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारे गांव बॉटल संस्कृति से आजाद हो। दूसरी बात कि आपके जखनी मॉडल को देखने की इच्छा है, ऐसा अवसर हमें प्रदान किया जाए कि हम वैसे मॉडल को देखें और बिहार के दूसरे गांवों में भी ऐसे मॉडल की स्थापना कर सकें। धन्यवाद। मुकेश जी, आपके 2 प्रश्नों का उत्तर में देने की कोशिश करता हूं। आप जखनी तो आपको मई में आना है, एक मई में कार्यक्रम तय हो रहा है। मेरे कार्य के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मेरे जो मित्रगण थे यहाँ वो एसपी बन के आए थे, डीजीपी बन के रिटायर हो गए, तो सब लोग आना चाहते मेरे मित्र उस समय जब शुरू किए थे हम। हमने एक झील बनाई है 150 बीघे की, वो लोग देखने आते हैं। हमने 1 रुपया नहीं लिया सरकार का, सबने समाज ने बनाई है, वो दिखाना भी चाहते हैं हम। मेरी माँ कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 20 किलो पानी में नहाओगे कि 200 किलो पानी में नहाओगे। तो मैं पूछता था सबसे अच्छा किस में नहा सकते, तो 100 ग्राम पानी में। तो 100 ग्राम मतलब ये था कि तालाब में डूबो, मिट्टी लगाओ और डूब करके बाहर आ जाओ। 2500 गांव की आबादी के लोग एक तालाब में नहाते थे, एक बूंदा पानी कम नहीं होता था, साल भर भरा रहता था। पशु भी पानी पीते थे, बर्तन भी धोए जाते थे, गल्ला भी धोया जाता था। आज अगर 100 आदमी रोड पे कहीं नहा ले तो 3 किलोमीटर बह जाएगा। जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक थी हमारे पुरखों के पास, पहाड़ पर कुआं बनाने की, पहाड़ पर तालाब बनाने की, गांव में पानी रोकने की, खेत में पानी रोकने की, ये हमारे नए लोगों ने आकर के सबसे पहले पानी पर हमला किया है। पानी, आंखों का पानी गया है, समाज का पानी गया है और जमीन का पानी गया है। वर्ल्ड बैंक जब पैसा देता है अगर 100 रुपए, तो 75 रुपए पानी के लिए देता है कर्जे के रूप में। आप इस पर अध्ययन करें। अभी धवलगी साहब और अशोक दादा इसमें बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं। बासु सर से भी निवेदन करूंगा मैं, हम एक कहीं से भी हो, अंधेरा अंधेरा कहने की बजाय एक दीपक जलाएं, मिट्टी का हो, किसान का सरसों हो, किसान का कपास हो, और हम उजेला करने की कोशिश करें। मेरा अपना ऐसा मानना रहता है और ऐसी चर्चाएं नियमित महीने में एक बार हों। मैं तो ये कहता हूं कि कोई विषय एक लें, कभी पेड़ का विषय ले लें, कभी पलायन का विषय ले लें, कभी पानी का विषय ले लें, कभी शिक्षा का विषय ले लें, कभी लोकल पार वोकल रोजगार का ले लें, तो हो सकता है कि हम कामयाब होंगे, और कामयाब तो होना ही है। मुकेश जी। जी जी या thank you. Next, can we go to the next one? Madhavi ji has some questions. Could you please ask, Madhavi ji? यस, नमस्ते एवरीवन। मेरा ये प्रश्न है कि भारत में अभी इस पानी का इतना समस्या है, लेकिन वाटर मीटर सब जगह नहीं है, तो हाउ आर वी मैनेजिंग? मुझे तो लगता है हर घर के लिए वाटर मीटर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है आपका। तो इतना ये क्यों नहीं? अभी 78 इयर्स हुआ है इंडिपेंडेंस का, हम ये बेसिक चीज ही नहीं कर रहे हैं अभी ना। तो ये जब तक वाटर मीटर लगेगा नहीं तो लोगों को उसकी कीमत ही नहीं है। कार वॉश में तो लोग कोई एक गाड़ी आधा घंटा साबुन लगा के धोते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
अभी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हर घर जल योजना शुरू हुई है, गांव गांव में नल का पानी बह रहा है, उनमें टोटी नहीं लगी हुई है, लाखों लीटर पानी गांव में बह करके नाले में जा रहा है। हमको एक व्यवस्था, मीटर तो आपने वाटर मीटर कहा, बहुत जरूरी है। हम ये चाहते थे कि पानी बेचने की वस्तु नहीं है, भारत में पानी बेचा नहीं जाता था, यहाँ दूध और घी नहीं बेचा जाता था, लेकिन परिस्थितियां क्या बदल गई कि सबसे महंगा, घी से महंगा, दूध से महंगा और पेट्रोल से महंगा पानी है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर एक अध्ययन जरूर हम करें, ट्रेडिशनल और न्यू टेक्नोलॉजी। हमको दोनों को देखना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि वर्षा पानी कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी ही, उसको अपन नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पानी नहीं बढ़ेगा और हर 15 वर्ष में जनसंख्या दूनी हो जाती है और पानी 25% कम हो जाता है। 1200 मीटर नीचे पानी चला गया है, वो 1200 फीट पानी नीचे चला गया है उज्जैन में। हाँ उमाशंकर जी, आप जो बोल रहे हैं वो सब सत्य है और सब जानते हैं, बट सबसे मुख्य और बेसिक चीज है वाटर मीटर बिठाना। हाँ बिल्कुल सही है, ये इतना करवा दीजिए आप, अपने आप पानी कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इस संबंध में मिनिस्ट्री को लिखूंगा, एक शहर में पहले प्रयोग होगा, फिर आगे ये काम बढ़ेगा। पूरा विदेश में, पूरा वर्ल्ड में सभी जगह वाटर मीटर के बिना लगता नहीं है, हर घर में मीटर होता है। बिल्कुल सही। भारत ही एक देश है जहां वाटर मीटर, विदाउट वाटर मीटर देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर वाटर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सच है। राइट, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव नरसिंह राव जी। नरसिंह राव जी, प्रणाम। यस, यू हैव क्वेश्चन। उमाशंकर जी प्रणाम, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा जी। और मैं तेलंगाना से हूँ जी। तो तेलंगाना में तालाबों का और हैदराबाद में तालाबों का शहर बोलते हैं जी, जो राजा लोग बनाए जी। अभी यहाँ हमारे यहाँ रिसेंटली हैदराबाद में 2-3 बॉडियां निकले थे, तो 3 मंजिल 4 मंजिल के बॉडियां जमीन के अंदर वैसे जी। अरे जी, तो उसको रिस्टोर कर रहे हैं जी। वो करने से आगे पीढ़ी को जब वाटर स्टोरेज कैसा हुआ, कैसा बनाया और स्ट्रक्चर के साथ साथ अपना टेक्नोलॉजी भी उस समय का देखने को मिल सकता है। जी, ऐसा हर एक राज्य में होगा, हर एक स्टेट में होगा। बिल्कुल। अब ऐसा भी वाटर के इस पे है तो एक बार भारत गौरव से गवर्नमेंट से हर एक स्टेट में कितने हैं तो हेरिटेज अपने को बचाने का, तो उसके लिए भी कुछ कोशिश करेंगे तो अच्छा है। और जो वालमतरी करके हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूशन है, वाटर लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वालमतरी, वालमतरी, वाटर लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करके पानी पे काम करता है। और वो हर एक स्टेट में ऐसा करने का एक इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहिए। जो आप जो इंस्टीट्यूशन लगाने का प्लानिंग है, ये सहयोग लेके करेंगे तो अच्छा है। सरकार के साथ और समाज भी रहेंगे तो अच्छा है। खाली सरकार एक करे तो नहीं चलेगा, तो मेन भारत विकास संगम का मुख्य उद्देश्य तो वही है तो सहयोग लेके करना है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा करेंगे तो अच्छा है, आगे पीढ़ी को ये अपना जो टेक्नोलॉजी दे सकते। अभी आपने जो बात, तेलंगाना में बहुत काम हुआ है पानी पर, वहां के व्यक्तियों ने काम किया है। अभी मैं पाटन गया था और जो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे एक बावड़ी दिखाई जाती है, राजा रानी की बावड़ी पाटन में। वो 9 मंजिल है और 9 मंजिल में जमीन के नीचे पानी बचाने का तरीका वहां सीखने को मिलता है। मैं तो चाहता हूं कि वाटर यूनिवर्सिटी, एक जल विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में कहीं नहीं, वाटर यूनिवर्सिटी जैसे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, कपड़ा यूनिवर्सिटी है, जूता यूनिवर्सिटी है, संस्कृत का है, उर्दू का है, क्या हम एक पानी का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है? करना चाहिए। तो वाटर म्यूजियम, पानी की पाठशाला, वाटर लाइब्रेरी और वाटर यूनिवर्सिटी,
इस पर भी हमको सोचना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तेलंगाना में बहुत काम हुआ है पानी पर, और वो पानीदार बन गया तेलंगाना। हाँ जी ठीक। डॉक्टर महादेव जी, डॉक्टर महादेव जी, डॉक्टर महादेव जी का प्रश्न था एक। जी बासु सर बताएं। हाँ, डॉक्टर महादेव जी का प्रश्न था। महादेव जी, okay, we will go to the next person. Yogesh ji has a question. Yogesh Nene ji. नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबका विचार सुन के, और उमाशंकर जी आपके बारे में क्या कहना है, बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरा प्रश्न एक ही है। मैं कई गाँव में घुमा हूँ, और इधर अकोला, खामगांव, उस तरफ जो विदर्भ जो है ना, उस तरफ काफी पानी का होता है। तो आपका जो ये वो हम लोग किस प्रकार से उधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ विचार आप बताएंगे? जी मैं वो पूरा, मुझे आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी बात की। अच्छा, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अकोला, खामगांव, बुल्ढाना जो जिला है ना, या आप विदर्भ की तरफ अगर जाते हैं, जैसे पुणे में थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन उस तरफ तो, विदर्भ की तरफ तो बिल्कुल कम हो जाता है पानी। तो उसमें हम लोग क्या उपाय योजना करें, या आपके पास या सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग है वहाँ पे? हाँ, प्लानिंग सरकार की तरफ से एक प्लानिंग है। अकोला जो इलाका है वो बहुत पानी कम है वहाँ, तो सरकार की एक योजना है, भारत सरकार की, और वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो एक योजना है, वाटर सेट मिशन है। उनके जो सेक्रेटरी हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं, मिस्टर खांडे साहब हैं, और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह की मिनिस्ट्री में है। अभी मैं गया था आपके गुटूर, वो वहां एक बड़ा कार्यक्रम वाटर सेट का उद्घाटन किया था वहां, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो देश वहां इस पर भी चर्चा हो सकती है। एक प्लान बना के मुझे बताइएगा कि वहां अकोला के पूरा इलाके में हम क्या सुझाव सरकार को दे सकते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के कुछ इलाके में, कुछ जैसे आप कर्नाटक है, कर्नाटक में भारत में चेरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो शिमोगा में होती है, एक बहुत वर्षा होती है। और वहां से नीचे आ जाइए हुबली की तरफ, गुलबर्गा की तरफ, तो यहाँ सबसे कम पानी होता है। तो जो जलवायु हमारे यहाँ है वो 35 प्रकार की जलवायु है भारत में, और 49 प्रकार की 50 प्रकार की हवाएं चलती हैं। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाया तो चरे मरुत 49। तो हमको हर इलाके के संदर्भ में एक अध्ययन करना पड़ेगा और एक साथ बैठना पड़ेगा कहीं। मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक सर से निवेदन करूंगा, टकसाले साहब से, बासु साहब से, कि हम एक जगह कहीं बैठें। आई एम रेडी। ओके, एक साथ बैठें और उस पर हम मंथन करें, और अध्ययन करने के लिए नई टीम वहां के विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च सेंटर है, वाल्मी जैसी संस्थाएं हैं, उद्योग घराने हैं, CSR वाले लोग हैं, उनको सबको कहें कि भाई एक एक तालाब गोद ले लो, एक बावड़ी गोद ले लो, एक कुआं गोद ले लो, और संदर्भ अध्ययन करके सरकार क्या है, हम ही आप तो सरकार है, हम ही आप तो सरकार को चुनते हैं। नाना जी एक बात कहा करते थे कि आम पब्लिक से बड़ी सरकार नहीं होती, पर सरकार को समझाने वाले लोग चाहिए अच्छे, बस वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लोग सब लोग सरकार ही तो हैं, अपनी सरकार है, अपनी विधा की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात नहीं जाएगी, माननीय संघ परिवार के जो वरिष्ठ जन है उन तक भी बात कही जा सकती है, पर्यावरण गतिविधियों के जो अपने प्रमुख हैं गोपाल आर्या साहब, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं आदरणीय गोविंदाचार्य जी हमारे जो थिंक टैंक हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं। तो विलास देश पांडे साहब हैं, उनको लगभग सब लोग जानते हैं। हम सब मिलके
एक को एक 11 हैं, एक को एक 2 नहीं होते हैं, और 3 मिलके 111 होते हैं। तो हम सब समूह में मिलके कुछ कर सकते हैं, और आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। हम लोग मिलके, आज कल हमारा गणतंत्र पर्व है, और गणतंत्र पर्व के पूर्व संध्या पर हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने जो बलिदान दिया था, वो सपना साकार हुआ है। तो वो पानीदार बनने का भी सपना साकार होगा, और हम सबको पानी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। Thank you, Umashankar ji. Nice one. So we'll go to the next question. This is from Rajendra Bendre ji. Namaste. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, उमाशंकर जी नमस्ते। बहुत जानकारी मिली आपसे, पहली बार मैं ऐसे कुछ प्रोग्राम Can turn on video if it is okay. Yes. So मेरा ये कहना था कि मैं ऑब्जर्वेशन इज, ये जितने भी रिवर्स के साइड में से मैं गुजरता हूँ या हम लोग गुजरते हैं, तब देखता हूँ कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो रास्तों के ऊपर चल रहा है, लेकिन पानी में नहीं चल रहा है। नदी में बहुत सारा कचरा लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे कुछ मतलब कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर। नदी के साइड्स में मैं देखता हूँ कि ये गैराजेस बनते हैं, और ये गैराज पूरा जो व्हीकल्स को क्लीन करके उसका जो ऑयल ये वो सब नदी में जाता है। और वही नदी का पानी पंप करके लोग बाद में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। एंड आई थिंक ये जो पूरा पोल्यूटेड वाटर है, बाद में जाके ये जो अपने बोरवेल्स है जहाँ से लोग पानी पीते हैं, उसमें कभी कभी मिल सकता है। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब हमको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एज इट इज पानी कम है जी, और जो अच्छा है उसको भी हम लोग मतलब एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए। लगता है कि जो अच्छा प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ अभियान चल ही रहा है, लेकिन ये रिवर्स में इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता है कि लोग ऐसे ब्रिज के ऊपर जाते जाते अच्छे गाड़ी से मैं देखता हूँ लोग फेंक देते हैं सब चीजें जी। तो इसको थोड़ा सा कुछ करना है। और जैसे आप बोल रहे थे, ये यूनिवर्सिटी जो है वाटर यूनिवर्सिटी, विच इज अ फैंटास्टिक आइडिया। इसमें ये आजकल का ड्रोन्स और एआई आए हैं, तो उसको इस्तेमाल करके पानी का वेस्टेज या पानी के उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स भी ये AICTE जो है, इनके प्रोजेक्ट्स में बच्चों को वो प्रेरित करना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो ज्यादा ध्यान दे, जी। तो थोड़ा सा अवेयरनेस थोड़ा सा मतलब AICTE के मार्फत से किया तो 10,000 कॉलेजेस को अचानक चले जाता है, तो वो प्रायोरिटी पे ले सकते हैं, ऐसा लगता। आपने किया भी होगा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि बता दो, मतलब मेरा नहीं, आप इस संबंध में आप सब लीड लीजिए और नेतृत्व करिए। हम सब क्या है कि ये काम भागीरथ का काम है, जिसमें 60,000 व्यक्ति जब उस समय लगे थे, तो आज भी यहाँ लाखों करोड़ों व्यक्तियों की जरूरत है। और आपको मैं अभी बात कर रहा था, आज इलेक्शन मतदान दिवस था। पहला मतदान जब हुआ 1952 में, तब खर्चा आया था 60 पैसे एक मतदान पर, एक व्यक्ति पर, और 57 में आया 30 पैसे, और आज 2024 में लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति पर खर्चा आया था 1700 रुपए एक वोट पर। तो हमको स्वच्छ भारत अभियान, ये जो तालाबों पर कब्जा किया है सरकार ने थोड़ी किया है, ये आम आदमी ने किया है। नदियां गायब हुई, पेड़ गायब हुए, कुएं गायब हुए, ये समाज में ही कुछ लोगों ने गड़बड़ किया। हमको आपको मिल करके इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे जी, बिल्कुल। और समाज से बड़ा कोई नहीं है। परफेक्ट उमाशंकर जी, wonderful suggestion. So let's go to the hope it answer the questions. And let's go to Mahesh Patil ji. Vasu ji, can we have your number so that if we want to leave the session? Yes, 97422. Sorry, 97? 422. 04624. 624. मैं चार्ट पे भी डाला हूँ, 97422 04624.
Thank you. Thank Yeah, you. one request for everybody. Could you please turn on the video? We'll take a screenshot of this meeting. Then we'll continue the question answer session. Kindly turn on the videos. Sir, it is 10:30. Yes. Chama, can you also take a picture so that 18 people are yet to turn on the video? Kindly turn it on. Yes, more are turning up. That's great. Okay, we'll take a couple of more as we speak. Okay, so let me go to the next person. I think Mahesh Patilji had a question. Mahesh Patilji. Mahesh, beautiful. Okay, so if Mahesh ji doesn't have question, so if others have, you can ask. Otherwise, I have a few more questions. Can I go ahead? Hello, am I audible? Yes. Okay. So my next question was related to these. Umashankar ji, could you repeat those 5 books that you told related to the water so that we can all study more? जी, मैंने I'll write it down. जी पहला जो बुक है उसका नाम है मेघमाला। वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी में उपलब्ध है। ओके, राइट। दूसरा नाम है मेघदूत। कालिदास जी ने लिखा हुआ है पानी बनाने का, राइट। और तीसरा नाम है जलमंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोज ने लिखवाया था 1200 साल पहले। ओके, राजा भोज। ओके, हाँ, जब वो भोपाल ताल बनाए थे तब उन्होंने उसकी रचना करी थी। थालंडा साहब को उसके बारे में, अभी भोपाल में थे, आपने वहां देखा होगा। और चौथा था नर्मदा अष्टक। ओके। पांचवा है जो 12 मिहिर महान वैज्ञानिक थे अपने, उन्होंने 151 श्लोक लिखे हैं पानी को बनाने के। पानी को कैसे बनाया, बादलों को कैसे बुलाया जाता है, बादल कब आते हैं, बादल कैसे वापस होते हैं, बादल को कैसे 2 भागों में बांटा जाता है। और एक जो गंगा अष्टक लिखा था पद्माकर ने। गंगा अष्टक। हाँ, ओके। और जो वाटर बैरियर हुए हैं, 5 वाटर बैरियर, महाराज भोज, माता अनसुईया, महाराज भागीरथ, अहिल्याबाई होलकर और महारानी दुर्गावती। ये जो अभी वाटर बैरियर हुए हैं, इन लोगों ने जो बहुत बड़ा काम किया है। एक लाखा बंजारा थे सागर में, जिन्होंने सागर झील बनाया, लाखा बंजारा। एक महाराज शिवाजी ने जल दुर्ग बनाया था, जल दुर्ग। ओके, लिख दिया मैं सब। तो हमको ऐसे, और जो भयानक स्थिति थी, ठाकुर का कुआं लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। एक उपन्यास लिखा था मोहन राकेश ने, आषाढ़ का एक दिन। कुरान, पुराण, बाइबल, गीता, सब में पानी बचाने की बात लिखी गई है। तो वो हम जब आपका बाइबल में 470 जगह पानी बचाने की बात आती है। पुराण तो हमारा सनातन धर्म है, पानी को प्रसाद कहते हैं। सिख धर्म में तो पानी को पिता कहा गया है। जैन मुनि अपने वस्त्र भी नहीं पहनते पर कमंडल में जल रखते हैं, अर्थात पानी को प्राण मानते हैं। तो हमको अब कभी सनातन में जल पे चर्चा होगी, उसके लिए भी अलग से एक समय कोई तय कर लेंगे। सनातन में जल, फिर जल के ग्रंथ, फिर भारत की नदियां, भारत के सरोवर, हमारी धरोहर, भारत के कुएं, भारत की लेक, भारत की जल संस्कृति। तो जल को जगदीश कहते हैं, पानी को परमेश्वर कहते हैं, पानी को परमात्मा कहते हैं,
हरी को हरियाली कहते हैं, इस पर भी एक अलग से चर्चा करेंगे। ओके okay, thank you Umashankar ji. Now the time is 10:30, it's almost time to close. So if it is okay, I'll summarize those items that we discussed. The first item was related to water conservation related book. We need to come up with a book that will document all the water conservation techniques. So I put it on my name. I'll discuss with you and rest of you. Second, we discussed about water museum. That Dawalgi ji is going to take the lead. We will follow up with him, with Dawalgi ji. Next is we need to make this water library happen. So small books related to water. So that again I'll discuss with you and then we'll take it forward. Next is I added this new point. If any of you are taking water related initiatives, kindly send a mail to contact@bharatvikasangam.org. We will put it onto the website of Bharat Vikas Sangam. So that's a request to all of you. Fifth item, there was a question related to how do we remove the bottle culture. So I don't think it's easy right now, so we couldn't come to a conclusion. But if at all anybody wants to write a research paper on how to remove the bottle culture, I think we can get the momentum started on that front. Okay. Next, there was a talk about the importance of fitting water meter at each home. Adaviji told about it. I think there is a policy related change that has to happen. So Umashankar ji, if you could present, that will be great. Umashankar ji then next suggested about water conference, wherein we will have a brainstorming session of a lot of university professors, volunteers, CSR wings, the people of Bharat Vikas Sangam and many other people who are working on this. So we will have to fix a date. The entire conference will focus on water related initiatives and the best practices. So we need to fix a date on that. And we discussed about the 5 books. I'm going to post it to the group. All of you, you are going to get a thank you note also after this meeting. So just in case if any of you have not registered for this the event today, kindly register. There is a registration because it will help us add you to the mailing list. I'm going to send the list of those 5 books: Meghmala, Meghdut, Jal Mangal, Narmada Ashtak, Varahmigir's 100 shlokas, and then 3 more books. So these were the items that I noted it down. If anything I have missed, kindly feel free to add it. Otherwise, Sir, it was... do we have a separate group for water conservation or to discuss about water? Do you guys have a separate group? No, same group. It is better because we don't have Which the group? separate group. Same Which is Bharat Vikas Sangam jo group. What is Dr. Vasu is explaining about the registration link. Okay, So okay. all the Thank you. events links for the registration, updating the information and postings after the event also will be on the same platform, so that everyone is aware. And especially it may be not appropriate time to talk. See, water is connected to several other things. When we talk about the plants also, water is important. When we talk about the life also, water is everywhere. So better not to have this one and let's connect to that one. Even when you're drinking water, it's the same platform. Microplastics, it is the same platform. So everything is related to water. Great. Yes, absolutely. Definitely. Umashankar ji, this is a wonderful talk actually. Before we close, if anybody has any other closing comments, kindly make. Then Ashok ji will take over. Let's make some dates for the follow-up, Vasuji. So that what happens is, see, our discussion will not end today. It is a beginning point, so that the timelines, and we will follow up separately even with individual also, if not in the group. So without the timelines and the action owners, that will become idle. Then again, when we meet next time, again it will become a starting point. Started. Yes, a very valid point. So today it's 25th. We can regroup in about a week. Or After 2 weeks, we can make it because there are several activities. We will compile the related information. And I will also share. मेरा निवेदन था, आदरणीय अशोक टाकसाले साहब हैं, बासु साहब हैं, आप हैं, ये तय कर लें कि हमको पानी के विषय में ट्रेडिशनल और न्यू टेक्नोलॉजी, हमारा फोकस पानी पर हो, और आप
बड़े हैं, अशोक टकसाले साहब हैं, आप हैं, बिलास जी हैं, बासु जी हैं, एक तय कर लें कि हम अगले महीने में कहीं बैठेंगे और इसके पहले हमको 15 दिन में एक बार 150 साथियों के साथ ऑनलाइन बैठक करनी ही है। हर 15 दिन में पानी का एक ऐसा विषय है कि आने वाले समय में बड़ा संकट आने वाला है। बेंगलोर में पानी खत्म हो गया है, बेंगलोर में पानी खत्म है, चेन्नई में पानी खत्म है, अभी चेन्नई था मैं एक सप्ताह पहले, तो दिल्ली में पानी खत्म है, राजस्थान में पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खेती भी नहीं है। वास्तविक जो वित्त मंत्री है, दुनिया का सबसे बड़ा वित्त मंत्री मानसून है। तो हम बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बासु सर बहुत बहुत धन्यवाद, आनंदा साहब धन्यवाद, आदरणीय अशोक टकसाले साहब धन्यवाद, विलास जी, पूरी टीम को, जो हमारी भारत विकास संगम की धवलगी जी हैं, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, 26 जनवरी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम। हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। अशोक जी शांति मंत्र। शांति मंत्र। हाँ, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम। सभी को धन्यवाद। उमा शंकर जी, धन्यवाद बासु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। Shama ji, you can close the recording. Stop the recording. Sure. Okay, the meeting is officially concluded. So those who want to have informal discussions, you can